दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने नए चैनल KBS क्लासेस बोले तो खान बिजनेस स्ट्रेटजी क्लास में। मैं आपका दोस्त असलम खान आप सभी का आपके इस नए चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, प्लीज़ बताइएगा। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, प्लीज़ बताइएगा आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल समझाया था कि इस बार जो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपको बनाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नैप, जिसको हम लोग शॉर्टकट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नैप बोलते हैं शॉर्टकट में, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अब जितनी भी परीक्षाएं हो रही, चाहे वो यूजी की बात हो, चाहे वो पीजी की बात हो दोस्तों, चाहे वो बीकॉम की हो, एमकॉम, एमए, बीए या बीए बीएससी, अब सारे एग्जाम दोस्तों क्या हो रहे हैं, सेमेस्टर की प्रणाली पर आधारित हो रहे हैं दोस्तों। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ओवरऑल बीकॉम 4 सेमेस्टर में क्या क्या आपको पेपर पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है, क्या क्या आपको पेपर पढ़ने हैं, कौन कौन से ऑप्शनल है, कौन कौन से कंपलसरी पेपर, ओवरऑल सारे पेपर के बारे में डिटेल हम बताएं दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इस बार बीकॉम 4 सेमेस्टर में आपको क्या क्या कंटेंट, क्या क्या आपको पेपर पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आज जो ये दूसरा वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर आपको समझाएंगे कि ओवरऑल सारे पेपर में कितने आपको कंटेंट, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जो चैप्टर आपको कवर कर रहे हैं दोस्तों, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हुए दोस्तों, ठीक है। तो ये आप अगर आप नहीं देखें तो फिर से आप देख सकते हैं। ये मैंने पेपर के बारे में पिछली वीडियो मैंने बताया था, इनकम टैक्स एंड अकाउंट के बारे में। दूसरा फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग था। तीसरा हमारा डिजिटल मार्केटिंग जो कि प्रैक्टिकली आपका पेपर है दोस्तों। चौथा आपका जो था, चौथा पांचों में से कोई एक आपको लेना था, जो कि आपका ये फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है दोस्तों। और दूसरा हमारा क्या था, और ट्रेवल एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। इसके बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया था। आज मैं आपको दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के बारे में यहाँ दोस्तों डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ पर तैयार हुए दोस्तों। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल इनकम टैक्स की जो पेपर आपका दोस्तों, इस इनकम टैक्स के पेपर में क्या क्या आपको पढ़ने में, मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप समझ रहे हो ना। ये मैं आपको यहाँ पर चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ दोस्तों। किस बारे में दोस्तों, चैप्टर के बारे में दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जैसे कि जो भी सारी कंटेंट आपको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, सारी जानकारी आपको दोस्तों मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। अभी ये रिकॉर्डेड क्लास जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी लाइव क्लास के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा उस फोटो के साथ दोस्तों। तो आइए हम लोग समझते हैं ओवरऑल इस बार आपको इनकम टैक्स में जो पेपर आपके जो है, इनकम टैक्स का जो पेपर आपका पहला पेपर, कंपलसरी पेपर दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा दोस्तों इनको समझ लेते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ बात करें तो आपका पहला पेपर आपका जो है इनकम टैक्स, उसमें जो आपको ये आप जो देख रहे हैं, आप इसको पेन कॉपी में नोट कर सकते हैं दोस्तों, क्या क्या आपका पेपर पढ़ना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। इसके ठीक पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ इसके पहले एक नया कंटेंट जोड़ा गया है, वो है राजा टोडरमल के बारे में दोस्तों। किसके बारे में, राजा टोडरमल, राजा टोडरमल के बारे में दोस्तों, ठीक है। ये राजा टोडरमल कौन साहब थे, राजा टोडरमल साहब जो थे वो उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ जो अकबर का दौर चल रहा। तो अकबर के ज़माने में ये नवरत्नों में से, जो नवरत्न आपके जो थे, उसमें से ये भी एक बहुत ही खास व्यक्ति थे। जैसे हम तानसेन की बात करें, अकबर की बात, सॉरी बीरबल की बात करें, ऐसे ऐसे नवरत्नों में उनमें भी एक आपके राजा टोडरमल साहब थे, जिनकी टैक्स पॉलिसी, ठीक है दोस्तों, जिनकी टैक्स पॉलिसी बहुत ही फेमस हुई थी उस ज़माने में जब ये अकबर का दौर चल रहा था। इन्होंने भूमि कर के बारे में, इन्होंने टैक्स पॉलिसी के बारे में सरकार को बताया था। मतलब वहाँ के जो राजा थे, आपके अकबर साहब थे, तो वहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बताया था दोस्तों। तो इनके बारे में बस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, एग्जाम बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला दोस्तों। मुश्किल से दो चार 6 नंबर का सवाल वाल इसके बारे में दोस्तों आता होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। ये है इम्पॉर्टेंट, आपका कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन में आपका डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है, जिसमें हम ओवरऑल बात करेंगे टैक्स क्या होता है, टैक्स कितनी प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स के क्या क्या एसेंशियल फीचर है दोस्तों। फिर इसके बाद ब्रीफ में हम लोग ओवरऑल इनकम टैक्स का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों, इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, इनकम टैक्स कैसे आया, पहली बार क्या आया, क्या क्या इसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं,
फाइनली ये पूरी इंडिया में ये अलग अलग स्टेट में लागू हुआ तो उसका डेट क्या था। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे तमाम और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसमें अगर बेसिकली बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है एसएससी का डेफिनेशन है, जिसको हम लोग करदाता हिंदी बोलते हैं दोस्तों। व्यक्ति का परिभाषा बताया गया है, पर्सन के बारे में बताया गया दोस्तों। साथ साथ कैजुअल इनकम के बारे में दोस्तों यहाँ बताया गया। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, कैजुअल इनकम क्या होता है दोस्तों, ठीक, कर बचाव क्या होता है, कर टलाव क्या होता है, कर नियोजन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको इस पहले वाले चैप्टर में मिलना है दोस्तों। इस चैप्टर से कंफर्म होता है कि क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। दूसरा इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी के साथ साथ दोस्तों ये न्यूमेरिकल पूछता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है, जिसको हम शॉर्टकट में एजी इनकम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, एजी इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में क्या क्या टर्म्स कंडीशंस होते हैं, किन कंडीशन के आधार पर हम उसको मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम दोस्तों होता है। साथ साथ यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम में पार्सली एग्रीकल्चर, अंशतः कृषि आय, जिसमें स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे तो रबड़, ठीक है, कॉफ़ी, चाय के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। और साथ साथ हम लोग दोस्तों यहाँ पर एक इसमें और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जिसको हम बोलते हैं गैर कृषि आय, उसके बारे में टोटल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। और साथ साथ यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ साथ अगर हम लोग बात करें दोस्तों इस पर कैसे टैक्स लगाते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको हम दूसरे चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें दोस्तों, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। दोस्तों किसी किसी बुक में ये आगे पीछे हो सकता है, पहले एग्जम्प्टेड हो बाद में ये हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम निवास स्थान की बात करेंगे, निवास स्थान जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंस की बात करें दोस्तों। एक व्यक्ति इंडिया के अलावा विदेश में भी पैसा कमा सकता है, इनकम कमा सकता है, लेकिन ये पैसा वास्तव में रियल रूप से कहाँ पर टैक्सेबल होगा दोस्तों, ये उसके इनकम के ऊपर डिपेंड, ये उसके निवास स्थान के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। निवास स्थान अगर हम बात करें दोस्तों, निवास स्थान हमेशा बदल सकता है दोस्तों। निवास स्थान अगर हम बात करें दोस्तों ये बदल सकता है, ठीक है, निवास स्थान बदल सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर हम दोस्तों अगर बात करें तो अब हम लोग यहाँ पर ये निवास स्थान के बारे में समझेंगे दोस्तों, निवास स्थान। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हम लोग टोटल इनकम, एक निवासी जिसको हम लोग बोलते हैं OR ऑर्डरली रेसिडेंस, NOR नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस, और साथ साथ NR जिसको हम लोग नॉन रेसिडेंस या NRI के नाम से जानते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आता है। इसके बाद ये आपका जो कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं दोस्तों, एग्जम्प्टेड इनकम बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें से एग्जाम में अगर हम बात करें दोस्तों आता है ये करमुक्त आय क्या होता है। इसमें अगर हम बात करेंगे दोस्तों सेक्शन 10 धारा 10 की बात करें दोस्तों, धारा 10 में कुछ इनकम बताए गए जो टोटल इनकम टैक्स में क्या होता है, टैक्स फ्री है। तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे कम से कम मोर देन 20, आपका 20 में आपको 20 के ऊपर बताने वाला हूँ, लेकिन एग्जाम में जो आता है वो पूछ सकता है कि नहीं 10 करमुक्त आय का नाम बताइए दोस्तों। तो ये भी आपके पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके बाद ये बात करें हेड की शुरुआत करते हैं दोस्तों, यहाँ से हेड की शुरुआत होती है। आपको हम बताएं दोस्तों आय का 5 स्रोत होता है, इनकम के 5 हेड होते हैं। और 5 हेड में अगर सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा सैलरी होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पहला जो सैलरी है, ये पहला हेड है वो सैलरी है। दूसरा हेड अगर हम बात करें तो HP है, हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा अगर हेड की बात करें दोस्तों तो ये हमारा बिजनेस है एंड प्रोफेशन की बात करता है दोस्तों। चौथा हेड की बात करें तो है कैपिटल गेन की बात करता है। और पांचवा अगर हेड की बात करें दोस्तों वो अदर सोर्सेज के बारे में बात करता है दोस्तों। ये 5 हेड है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। साथ साथ कुछ यहाँ बेसिक थ्योरी में आपको सैलरी में बताऊंगा कि सैलरी में कौन कौन सी थ्योरी आपको पढ़नी है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, ये सैलरी का ही एक पार्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सैलरी का ही है दोस्तों, ये एक सैलरी का ही एक पार्ट है दोस्तों, ठीक है। ये एक सैलरी का ही पार्ट है जिसमें आप पढ़ने वाले हैं कि स्पेशली जब एक व्यक्ति नौकरी करने के बाद जो रिटायर होता है तो उसे कौन कौन से एसेंशियल बेनिफिट उसको मिलते हैं। जिसमें अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर इसमें बात करेंगे तो जिससे उसमें उसको ग्रेच्युटी के रूप में अगर मिलेगा तो क्या उसका ट्रीटमेंट करेंगे, पेंशन मिलेगा तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अर्न लीव सैलरी मिलेगा तो क्या उसका ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। रिट्रेसमेंट उसको छाट दिया जा रहा है तो क्या करेंगे, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ेंगे। तो रिटायरमेंट के बाद एक एसएससी जब किसी पर्टिकुलर संस्था में कंटिन्यूस सर्विस करने के बाद जब रिटायर होता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इस चैप्टर में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। ये सैलरी का एक पार्ट है दोस्तों, ठीक है, इसको अलग मत समझिएगा। हाँ, किताब में अगर आप देखेंगे तो दोनों को अलग अलग दिया होगा, ठीक है दोस्तों, ये एक ही पार्ट है।
इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा इजी भी है, थोड़ा सरल भी है दोस्तों। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें तमाम प्रकार के जो भी हमारे पास घर होते हैं, मकान होते हैं, अगर उसको हम लेट आउट किए हैं, घर किराए पे उठाए हैं, तो उससे किराएदार से जो भी इनकम प्राप्त होता है वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड का ये दूसरा हेड हमारा दोस्तों, इसमें टैक्सेबल होता है दोस्तों। इसके बारे में ब्रीफ में हम लोग जानकारी लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में। ये दोस्तों बहुत बड़ा आपका हेड है दोस्तों, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार का पेशे से आए, बहुत बड़ा आपका हेड होता है इसमें। इसके बारे में लोग डिटेल पढ़ेंगे, कैसे कैसे इनकम को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद अगर हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो और भी हमारे चैप्टर्स हैं जिसमें हम बात करेंगे। तो एक तो हमारा क्या है, ये देखिए दोस्तों, बिजनेस को इसमें क्या किया, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस की अलग आपको जिसमें समझाया। डेप्रिसिएशन दोस्तों कोई खास चैप्टर है नहीं, ये आपको पढ़ना भी नहीं, अगर पढ़ना भी होगा बहुत नाम मात्र का पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम इससे पूछता है, नाम मात्र का पूछता है, तो इसके बारे में ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हाँ, ये चैप्टर जो आपका है इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। कैपिटल गेन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल, पहले कैपिटल गेन को समझने से पहले कैपिटल एसेट्स हम लोग समझेंगे। ये एसेट्स क्या होता है, किन किन चीज़ को हम लोग एसेट्स मानते हैं, किन को एसेट्स नहीं मानते। दो बातें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, एक तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, दूसरा हमारा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दो चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार का रियल एस्टेट का अगर कोई व्यापारी है तो ये भी आपका आपका कैपिटल गेन के हेड में आपका टैक्सेबल होता है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा है सबसे अंतिम हेड जो हमारा है, वो इसका नाम रखा गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दोस्तों। इसका कोई नाम नहीं रखा गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया ओएस। ओएस का मतलब किसी प्रकार का कोई इनकम, मीन अगर हम बात करें एचपी हो गया, सॉरी आपका सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस हो गया, कैपिटल गेन हो गया, और मैं अगर ये चार हेड, मतलब आपके मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, पहले अगर हम बात करें तो सैलरी प्लस एचपी प्लस बिजनेस और प्लस कैपिटल गेन, ये अगर कोई ऐसा इनकम ये चारों हेडों में, इन चारों हेडों में अगर वो टैक्सेबल नहीं हो पाता तो इस हेड में जरूर टैक्सेबल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, एक क्लबलिंग ऑफ इनकम है, जहाँ पर आय का मिलान इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर एक से अधिक इनकम को क्लब किया जाता है, ठीक है। पति का पत्नी के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, या बेटा का हो सकता है, पुत्रवधू का हो सकता है, या फिर भाई बहन का, किसी प्रकार की इनकम को क्लब किया जाएगा, मिक्स किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको हम सिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पे अगला जो चैप्टर आपको दोस्तों है वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, कि अगर किसी प्रकार के एक हेड से, अगर इनकम के एक हेड से अगर किसी एसएसजी को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर लॉस होता है तो उसको हम क्या आगे ले जा सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, या फिर दूसरे इनकम से हम उसको सेटअप कर सकते हैं। एक हेड से लॉस हो, सैलरी को छोड़कर बाकी हेड से अगर लॉस होता है तो क्या इसकी भरपाई हम दूसरे हेड से कर सकते हैं, यदि है तो कैसे कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो हम इससे आगे के कितने सालों में, हम इसको आगे ले जा सकते हैं, इन सब के बारे में लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डिडक्शन है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट आपका है इसलिए क्योंकि आय के जो 5 सोर्स है दोस्तों, आय के जो 5 सोर्स है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इन जब सभी को हम लोग पांचों को ऐड करते हैं तो जो इनका टोटल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों जीटीआई। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रास टोटल इनकम, सकल कुल आय, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल कुल आय दोस्तों। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, अंडर सेक्शन 80C से 80U दोस्तों, ये मैं धारा का नाम बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपका धारा है, इस धारा का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इस धारा के अंतर्गत आपको क्लेम मिल जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसमें क्लेम मिल जाता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा आपका डिडक्शन है दोस्तों, बहुत बड़ा डिडक्शन है, आपको यहाँ पूरा फुल डिटेल बताएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग अगला बात करें तो क्या है, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ये टोटल इनकम, पांचों इनकम के बारे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, साथ साथ उस पर 80C, ये जो मैंने आपको यहाँ बताया 80C और 80U के बीच में जो क्लेम होता है दोस्तों, क्लेम घटाने के बाद जो इनकम निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम। क्या बोलते हैं दोस्तों, टोटल इनकम। और उस टोटल इनकम पर कैसे हम टैक्स निकालेंगे, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद ये आपका थ्योरी का पार्ट है दोस्तों, रिबेट एंड रिलीफ। किसी प्रकार का इनकम टैक्स में अगर आपको रिबेट मिलता है, राहत मिलता है, तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट दोस्तों, कैसे उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बार बार कह रहा हूँ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नैप, जिसको शॉर्टकट में नैप, इसके थ्रू बता रहा हूँ, सारे ये कंटेंट को, सारे यूनिवर्सिटी को आपका सिलेबस आपको यही रहेगा दोस्तों, ठीक है।
इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम अगले चैप्टर की बात करें, ये कोई आपका बहुत खास है नहीं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पढ़ना है दोस्तों। ये अगर हम बात करें तो आपका असेसमेंट ऑफ करा HUF हिंदू अनडिवाइड फैमिली, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम लोग उसके इनकम का असेसमेंट करेंगे दोस्तों। असेसमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का असेसमेंट करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम लोग असेसमेंट करेंगे। डिडक्शन करा है कि एट द कलेक्शन ऑफ सोर्सेज, इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं शॉर्टकट में TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज दोस्तों। का पूरा फुल फॉर्म होता है। TDS के बारे में डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बहुत ही अच्छा थ्योरी का पार्ट है दोस्तों, कि इसी को हम लोग बोलते हैं जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना, कि मतलब कि वैसे नियम तो कहता है कि जिस साल आप कमाते हैं, उसके अगले साल हम लोग टैक्स देते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करें 2022 और 23, ये दोस्तों हमारा कराएगा असेसमेंट ईयर। इसके ठीक पहले 2021-22 ये हमारा कराएगा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में अगर हम कमाते हैं 2021-22 में कमाएं, 2022-23 में टैक्स देते हैं। लेकिन अगर कभी इसी साल आप कमाएं 22 और 23 में कमाएं और 22-23 में ही अगर आपको टैक्स देना पड़ता है, तो ये हमारा कहता है एडवांस। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये अल्टरनेट आपका टैक्स रिमाइंड के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, ये कोई खास है नहीं दोस्तों। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें तो शुरू में मैंने आपको जो बताया वो आपके चैप्टर, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको पूरा कंटेंट समझ में आ गया हो। अगर किसी प्रकार का अभी भी अगर आपको डाउट है, किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन है दोस्तों, तो प्लीज़ आप उसको पूछ सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप उसको पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको शुरू के कुछ चैप्टर मैंने बताया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर और मैं दूसरे स्लाइड में मैंने आपको ये इसके बारे में बताया, और अंतिम स्लाइड में दोस्तों मैंने इसके बारे में बताया दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। कैसा लगा वीडियो दोस्तों ये बताइएगा प्लीज़। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। और एक बार फिर से आपसे कहेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक बार थंबनेल करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों।